हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आजकल हम लेसन 4 कर रहे हैं। लेसन का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म, सांची स्तूपा, विचारक, विश्वास और इमारतें। हमने पार्ट 3 में देखा था कि स्तूप क्या थे, इनका स्ट्रक्चर कैसे था और ये क्यों बनाए गए थे। हमने ये पढ़ा था कि सम्राट अशोक ने अशोकाबादा नामक एक बुक से हमें पता चला था कि सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के रेलिक्स मतलब उनकी अस्थियां जो थी, उनके डेथ के बाद उनकी अस्थियों को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था और उनके ऊपर स्तूपास बनवाने का आदेश दिया था। तो हमने उस टाइम काफ़ी सुंदर स्तूपास बनाए गए थे। तो उनमें से 2 इम्पॉर्टेंट स्तूपा थे, अमरावती और सांची। अमरावती का स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है और सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। अगर आज हम इन दोनों स्तूपास की बात करें तो सांची स्तूप जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, जबकि अमरावती का स्तूप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आज के इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया और सांची स्तूप कैसे बच गया। तो सबसे पहले हम अमरावती स्तूप की तरफ चलते हैं। हम ये बताएंगे कि 1796 में जो था, एक लोकल किंग था वहाँ का, आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर ये सांची स्तूप है। वो एक मंदिर बनवाना चाहता था। तो उसने जो था अमरावती उसने एक पहाड़ी पर, जहाँ पर अमरावती का स्तूप था, वहाँ पर जो थे वहाँ पर खुदाई करवाई। पत्थर, क्योंकि वहाँ के जो पत्थर थे बहुत खूबसूरत थे, तो उसने वहाँ की खुदाई करवाई। तो जब वहाँ पर उसे पता नहीं था कि ये कोई स्तूप है, उसे लगा कि यहाँ पर कोई खजाना छुपा हुआ है। तो उसे यहाँ खजाना खुजूना तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हाँ, अमरावती के स्तूप को काफ़ी नुकसान पहुँच गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1854 में गंटूर का कमिश्नर, क्योंकि गंटूर डिस्ट्रिक्ट के पास है ये, तो गंटूर के एक कमिश्नर ने अमरावती क्षेत्र की यात्रा की। उस टाइम भारत में ब्रिटिशर्स का जो था वो राज था। तो इस कमिश्नर ने यहाँ के कई स्कल्पचर्स को जो था वो मद्रास भेजा और यहाँ के जो पत्थर थे, क्योंकि वो यहाँ के काफ़ी सारे पत्थर जो थे, स्टोन्स जो थे, वो अपने साथ ले गया। तो इन पत्थरों को उस कमिश्नर के नाम पर एलियट मार्बल्स के नाम दिया गया। उसने यहाँ पर वेस्टर्न गेटवे, जो यहाँ का अमरावती का पश्चिम तोरण द्वार था, उसको भी खोज निकाला और वो इस कंक्लूज़न पर निकला कि अमरावती का स्तूप जो था वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के स्तूप के पत्थरों को अलग अलग स्थान पर ले जाया गया। दशक का मतलब 1850 से लेके 60 के बीच में। इनमें से कुछ पत्थरों को या कुछ मूर्तियों को जो था कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी तक पहुंचाया गया। एशियाटिक सोसाइटी, जहां पर पुरानी चीज़ों को जो है रखा गया है, स्कल्पचर्स वगैरह को रखा गया है, और कुछ को मद्रास में इंडिया ऑफिस में पहुंचाया गया और कुछ स्कल्पचर्स या पत्थर जो थे वो लंदन भी ले जाए गए और कुछ मूर्तियां जो थी ब्रिटिश ऑफिसर्स के बगीचों की शान भी बन गई। आप देख रहे हो कि कैसे अमरावती का स्तूप जो था वो ख़त्म होता गया। इस प्रदेश का प्रत्येक अधिकारी जो भी आता था वो ये कहकर इन मूर्तियों को अपने साथ ले जाता था कि उसके पहले के ऑफिसर्स ने भी तो ऐसा ही किया था। इस तरीके से ये अमरावती का स्तूप जो था वो ख़त्म होता गया। कैसे ख़त्म हुआ? पहले लोकल किंग ने ख़त्म किया, फिर कमिश्नर ने ख़त्म करवाया, फिर इसकी काफ़ी स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ जो थी, ऑफिसर्स
अपने साथ लेते गए। इस तरीके से ये जो स्तूपा था वो ख़त्म होता गया। पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट एच कोल ने एक अलग सोच के व्यक्ति थे। ब्रिटिशर थे, फिर भी एक अलग सोच के व्यक्ति थे। उनका ये मानना था कि किसी भी देश के ओरिजिनल वर्क को, यानी जो उसके कलाकृतियाँ हैं, एंशियंट आर्ट है, उसको लूट कर ले जाना सही नहीं है। उनका ये मानना था कि जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पर मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृति रखी जानी चाहिए, यानी कि उनके हूबहू उनके जैसी नकल जो है वो तो म्यूज़ियम में रखनी चाहिए, और जो असली कृति है, यानी जो ओरिजिनल पीसेस ऑफ स्कल्पचर है, उसको अपनी जगह पर बने रहने देना चाहिए। आपको याद है कि जब सांची स्तूपा हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सांची स्तूपा के जो गेटवे थे वो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी अपने देश ले जाना चाहते थे, लेकिन भोपाल की बेगमों ने उनको उनकी नकल यानी हूबहू प्लास्टर प्रतिकृति से सेटिस्फाइड कर दिया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ताजमहल है आगरा में, अब उसके आप देखते हो कि छोटे छोटे उसके उसके जैसे दिखते हुए फिगर्स जो हैं हमें मार्केट में अवेलेबल है ना। तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टर प्रतिकृतियाँ। तो वो तो खैर बहुत ही छोटा रूप है, बहुत छोटा नमूना है उसका। तो बड़े बड़े जो थे प्लास्टर इससे जो थे वो बनाए गए थे, बिल्कुल उसके जैसी नकल थी, और वो मतलब उनका कहना था कि उनको म्यूज़ियम में रखा जाए। अब हम देखते हैं सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। अमरावती की खोज पहले हो गई थी। अमरावती के स्तूप के संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, और जबकि इसको या यूँ कह लो अमरावती के स्तूप की इम्पोर्टेंस को जो विद्वान थे वो समझ ही नहीं पाए। सांची की खोज जो थी वो 1818 में हुई, और उस समय हुई जब ये बहुत अच्छी हालत में था और 3 तोरण द्वार खड़े थे, और चौथा एंट्रेंस गेट जो था वो गिरा हुआ था। फिर उसको भी मतलब उसकी भी मरम्मत रिपेयर वगैरह करवाई गई। इस तरीके से मतलब उसको बचाने की कोशिश की गई। और जबकि और सांची के तोरण द्वारों को, यानी जो उसके गेटवे थे, उसको ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी अपने देश ले जाना चाहते थे, लेकिन भोपाल की बेगमों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इस तरीके से सांची जो था वो बच गया और आज भी है। इसके विपरीत अमरावती का महाचैत्य जो था अब वो केवल एक छोटा सा टीला रह गया है। इसका सारा गौरव, सारी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आओ अब हम इसे इमेजेस के थ्रू जो है समझते हैं। देखो बेटा, ये हमारा स्तूपा है। ये स्तूप होते हैं, हमने देखा था कि ये आधे अंडे के आकार के होते हैं, इनके चारों रेलिंग होती है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने ये देखा था हरनिका होती है, मस्तूल होता है। ये हमने जो था पार्ट 3 में पढ़ा था, है ना। अब हम ये देखते हैं, देखो ये सांची स्तूपा है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये इसके तोरण द्वार हैं, इसको तोरण द्वार कहते हैं, यानी गेटवे जिसमें से एंट्री की जाती है, एंट्रेंस गेट, ठीक है। ये देखो, ये 2 तोरण द्वार हैं, 2 पीछे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये अमरावती का स्तूप है। कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं ये देखो, लेकिन ये सब अब बिल्कुल रियून्स रह गए हैं, अवशेष रह गए हैं। ये देखो, एक पहाड़ी पे था, तो इस पहाड़ी को पूरा जो था वो खोद दिया गया था, क्योंकि उस राजा को लग रहा था यहाँ पर कोई खजाना है, जबकि उसे यहाँ कुछ भी कोई खजाना नहीं मिला। और फिर उसने बीच में ही काम छोड़ दिया और इसके काफ़ी पत्थरों को वो ले गया। ये देखो, ये आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट
ख़त्म हो चुका है, एक जस्ट र्यून्स रह गए हैं, इसके अवशेष रह गए हैं, खंडर रह गया है। ये देखो, ये भी इसकी एक पिक्चर है। ये सब अमरावती का स्तूप है। ये मतलब आज इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने की कोशिश की गई है। तो ये देखो, ये स्तूपा है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पत्थर में गढ़ी कथाएं, स्टोरीज इन स्टोन्स। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो पीछे बोर्ड के एग्ज़ाम में आया भी था कि पत्थर में गढ़ी कथाएं क्या हैं। बच्चे, क्या था कि कुछ ऐसे घुमक्कड़ कथावाचक हुए हैं जो अपने साथ कपड़े या कागज़ पर बने चित्रों को लेकर घूमते थे, और जब वो कोई कहानी सुनाते थे तो इन चित्रों को दिखाते थे। पहले ये सुनो, मूर्ति कला, स्कल्पचर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, इंडिया की जो मूर्तियां हैं वो बहुत खूबसूरत थी, और इतनी सुंदर थी कि यूरोपीय लोग इन्हें अपने देश में ले जाना चाहते थे, और कई ले जाने में सफल भी हुए, क्योंकि ये थी ही इतनी खूबसूरत और कॉस्टली भी थी। तो हमारे देश में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो थी वो बनाई गई थी। तो ऐसी ही पत्थर से जुड़ी कहानियों को कुछ घुमक्कड़ कथावाचक सुनाया करते थे पुराने टाइम में। घुमक्कड़ कथावाचक होते हैं जो घूम घूम कर कहानियाँ सुनाते हैं। और ये कैसे सुनाते थे? ये अपने साथ कपड़े या कागज़ पर चित्र बनाते थे और उनको लेकर घूमते रहते थे, लोगों को चित्र दिखाते थे और फिर उनको स्टोरी सुनाते थे। तो ऐसी ही एक स्टोरी जो है वो हमें सांची स्तूपा में भी मिली है। अब ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये इमेज आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने आपके इस वीडियो में लिया है। तो उस इमेज को जो था, 8 हिस्टोरियंस ने समझने की कोशिश की कि वो है क्या, किसके बारे में है। देखो बेटा, उस पिक्चर में जो है हमें एक सीन दिखाई देता है। ये पिक्चर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सीन क्या है कि इसमें जो है एक दानी राजकुमार की कहानी है। वो कहानी, इस कहानी में ये बताया गया है कि उस राजकुमार ने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। यानी उस राजकुमार के पास जो भी प्रॉपर्टी थी, पैसा था, संपत्ति थी, घर था, राज था, वो सब उसने एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था, और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वो जंगल में रहने चला गया था। और ये कहानी हमें कहाँ से मिली है? ये कहानी वेशांतर जातक से मिली है। यहाँ पर बेटा मैं आपको जातक स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों से रिलेटेड कहानियाँ हैं। इनकी संख्या कोई 550 है, और इन कहानियों को हम जातक कहानियों के नाम से जानते हैं। और इन कहानियों में ना मोस्टली एनिमल्स की स्टोरीज़ हैं, मतलब महात्मा बुद्ध पिछले जन्म में क्या क्या रहे थे उससे रिलेटेड ये कहानियाँ हैं। तो आओ अब हम इस इमेज को देख लेते हैं, क्योंकि ये इमेज एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। ये जातक टेल्स हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं। वो पिछले जन्म में एनिमल्स रहे थे या जो भी रहे थे, उनसे रिलेटेड कहानियाँ हैं। तो ये इमेज है जो पूछी जा सकती है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। ये उस इमेज का सेकंड पार्ट है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये इमेज है, आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है? पहले तो याद रखना कि ये वेशांतर जातक, एक नंबर 1 मार्क में आ सकता है कि ये कौन सी जातक स्टोरी है। दैट इज़ वेशांतर जातक कहानी है में से ली गई कहानी है। अब आपको देखो इसमें क्या नज़र आ रहा है। इसमें आपको झोपड़ी नज़र आ रही है, कुछ गांव वाले नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग
तलवार लेके खड़े हैं, कुछ लोग अपने सिर पे कुछ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी गांव की कहानी है। और ये इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखो ये आपको प्रिंस नज़र आ रहा है ना। तो ये सब जो है ये वेशांतर जातक की कहानी है। और अगर इसे ध्यान से देखें तो इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे दानी राजकुमार ने अपना सब कुछ जो था वो दान में देकर, ब्राह्मण को दान में देकर जंगल में रहने के लिए चला गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं मूर्ति कला पर। ये है सांची की मूर्ति कला, उपासना के प्रतीक, सिंबल ऑफ वर्शिप। अब इसे बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर हम सांची स्तूपा को देखें, आप आज यूट्यूब पे देखना सांची स्तूपा को। सांची स्तूपा को अगर हम देखें तो इस स्तूपा में ना बहुत सारे स्कल्पचर्स बनी हुई हैं, इमेजेस बनी हुई हैं। इमेजेस क्या है? महात्मा बुद्ध की इमेज है, कहीं पर जो है किसी लेडी की इमेज है, कहीं पर सांप बने हुए हैं, कहीं पे घोड़े बने हुए हैं, कहीं पर हाथी बने हुए हैं। तो बहुत मतलब दीवारों पर पेंटिंग्स की गई हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। तो अब जब सांची स्तूपा को समझने की बात आई तो जो ये आर्ट हिस्टोरियंस थे वो डिलेमा में थे, वो दुविधा में थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सांची स्तूपा जो कि एक टेम्पल है, तो उसमें एनिमल्स की पिक्चर्स क्यों बनी हुई हैं, उसमें लेडीज़ की इमेजेस क्यों बनी हुई हैं। तो और कहीं कहीं पर तो सिर्फ पेड़ बने हुए थे, कहीं पर सिर्फ जो था वो चक्र बना हुआ था। तो इसको समझना कोई इजी नहीं था। तो फिर जो था उन्होंने बुद्ध चरित्र लेखन का सहारा लिया। बुद्ध चरित्र लेखन जो है वो एक हेगियोग्राफी है। हेगियोग्राफी या बुद्ध चरित्र लेखन क्या होता है? हेगियोग्राफी क्या होती है? हेगियोग्राफी का मतलब होता है कि किसी संत की बारे में लिखी हुई बुक, किसी संत महात्मा के बारे में। तो बुद्ध चरित्र जो है वो जो है एक महाकाव्य है। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी राम जी के बारे में, ऐसे ही जो था बुद्ध चरित्र लिखी थी अश्वघोष ने। और ये एक महाकाव्य है और महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर हम उसको पढ़ें, उसको समझें, तो हमें सांची स्तूपा की इस कल्चर के बारे में, ये जो मोटिव्स बने हुए हैं, प्रतीक बने हुए हैं, उनको समझने में बहुत हेल्प मिलती है। तो हमें उस बुद्ध चरित्र लेखन को समझने से पता चला कि भगवान बुद्ध जो थे उनको एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि महात्मा बुद्ध ने कैसे वो एक प्रिंस थे और फिर कैसे अपने प्रश्नों की खोज में वो घर से निकल गए, एक तपस्वी बन गए। कहते हैं उन्होंने 6 साल कठोर तपस्या की, अपनी बॉडी को बहुत कष्ट दिया। किसी ने कहा व्रत रखो भगवान मिलेंगे, किसी ने क्या एडवाइस दिया। तो लेकिन उन्हें 6 साल तक कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने हर संभव कोशिश की। कहते हैं वो सूख कर कांटा बन गए थे। तब एक लड़की ने उनको पानी पिलाया था। तब जो थे उनमें मतलब उन्होंने ये महसूस किया था कि बॉडी को कष्ट देने से जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर ना उन्होंने गया में, बिहार में है बोध गया, गया में जो था उन्होंने एक वृक्ष के नीचे, वट के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। और 7 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने ध्यान लगाया था और 7 डेज़ में जो था उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस परम पिता के बारे में पता चल गया था।
तो उनको जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं आज के टाइम में। तो उस वृक्ष के नीचे जो था उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सांची स्तूपा में हमें कहीं कहीं पर सिर्फ ये वृक्ष नज़र आता है, भगवान बुद्ध नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी मैं आपको इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो उनकी उपस्थिति को जो है मोटिव्स के थ्रू दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ मोटिव्स को एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताती हूँ। बेटा, आपको अगर मैं क्रॉस दिखाऊं और पूछूं ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो आप कहोगे क्रिश्चियन धर्म, है ना। अगर मैं आपको स्वास्तिक का निशान दिखाऊं और पूछूं ये किस से रिलेटेड है, तो आप कहोगे हिंदुज़म। ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं। तो ऐसे ही जो था इनको भी जो था सिंबल्स के थ्रू दिखाने का प्रयास किया है। तो जब बोधि वृक्ष या पेड़ का सिंबल आए तो समझ आना महात्मा बुद्ध ध्यान में है। इसी तरीके से जो है एक रिक्त स्थान आ जाए तो वो भी जो है महात्मा बुद्ध के ध्यान की दशा है। और अगर स्तूपा का चित्र बना हुआ है तो वो महापरिनिब्बान का प्रतीक है। ये महापरिनिब्बान एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मोक्ष। और निब्बान मतलब निवारण। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है तो उसे निवारण प्राप्त होता है। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नहीं तो कहते हैं ना कि जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं तो उसके बाद जब हम मर जाते हैं तो हम अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख जो है जोनियाँ बिताते हैं। मतलब हम जानवर बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान लगा लेते हैं, उस परमात्मा को पा लेते हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो मरने के बाद हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होता है। तो क्योंकि स्तूप तो बहुत पवित्र जगह थी ना, महात्मा बुद्ध के रेलिक्स थे, उनके ऊपर ये बनाए गए थे। तो ये स्तूप जो है वो उनके निवारण, उनके मोक्ष का सिंबल बन गई। तो जब स्तूप आए तो महापरिनिब्बान यानी मोक्ष का सिंबल है वो। इसी तरीके से चक्र को भी एक सिंबल के रूप में दिखाया गया है। यह चक्र महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को जो था वो उपदेश दिया था। तो ये सिंबल उनके पहले उपदेश का प्रतीक है। इसके बाद अभी हम जो है पहले इन 3 सिंबल्स को देखते हैं इमेजेस में, फिर हम आगे चलेंगे। देखो बेटा, ये महात्मा बुद्ध हैं। ये देखो, ये उनके पीछे चक्र बना हुआ है। ठीक है। ये सांची स्तूपा की ही एक मूर्ति ली है मैंने। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये देखो, महात्मा बुद्ध को किस तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद अब हम चलते हैं। ये देखो, ये मैं बोल रही थी, ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है ये क्या है। ये देखो, ये पेड़ है, ठीक है। और इसके नीचे ये देखो, ये चबूतरा बना हुआ है और महात्मा बुद्ध को इसमें नहीं दिखाया गया है। और इनके आसपास लोग बैठे हैं जो हाथ जोड़े हुए हैं। ये ध्यान से देखो, देखो इसमें हाथ जुड़े हुए हैं सबके। और ये पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये उनके ज्ञान का सिंबल है, उनके ध्यान का सिंबल है। ठीक है। इस इमेज को ध्यान से समझ लो, एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये किस चीज़ का सिंबल है। तो ये उनके ज्ञान प्राप्ति का सिंबल है। इसके बाद ये देखो, ये स्तूपा बना हुआ है ना। ये देखो, ये स्तूपा है। स्तूप की इमेज नज़र आ रही है, अर्ध अंडगोल आकार का है
और ऊपर ये देखो मस्तूल हार्निका बनी हुई है, क्योंकि ये मस्तूल, ये हार्निका समझा जाता है ये देवताओं का निवास स्थान है। देखो ये सब हाथ जोड़े खड़े हैं, क्योंकि स्तूप होता ही बहुत पवित्र है। जैसे हमारे में मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चेस होते हैं, मॉस्क्यू होता है, ऐसे ही जो हैं ये स्तूपास बौद्धों में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये महापरिनिब्बाण का सिंबल है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने कहना है कि ये महापरिनिब्बाण का सिंबल है। ऐसे ये देखो ये चक्र बना हुआ है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि चक्र किसका सिंबल है, तो आप बोलोगे यहाँ उन्होंने फर्स्ट समन दिया था, पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, तो ये उनके प्रथम उपदेश का सिंबल है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आपको अगर बुक में समझ ना आए तो आप यहाँ से नोट्स जो हैं वो कॉपी कर सकते हो, यहाँ से भी आप ले सकते हो। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं लोक परंपराएं। अब यहाँ पर कुछ लोकल ट्रेडिशंस भी हमें नज़र आई कि सांची में कुछ ऐसी मूर्तियाँ बनी हैं जिनका कोई सीधा बौद्ध धर्म से रिलेशन ही नहीं था। इनमें से जैसे कि इसमें कुछ स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं। शुरू में तो विद्वान समझ ही नहीं पाए कि एक स्त्री की मूर्ति एक स्तूपा में क्या कर रही है, उसको समझ ही नहीं पाए कि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से क्या रिश्ता है। लेकिन जब ये लिटरेचर ट्रेडिशंस को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये शाल भंजिका की मूर्ति है। शाल भंजिका एक देवी थी, वो एक शुभता की प्रतीक मानी जाती थी। वो जब पेड़ों को पकड़कर छूती थी ना, झूला झूलती थी, तो पेड़ों के ऊपर फूल खिल जाते थे और फल आने लगते थे, तो उसे शुभ प्रतीक माना गया था, इसीलिए इसे स्तूप में लगाया गया था। अब देखो, जैसे हिंदूज़ में गणेश जी के नाम से हर काम शुरू होता है ना। शादी का कार्ड हो या जब भी हम कोई शुभ काम करें तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है ना। तो इसी तरीके से स्तूपा में शाल भंजिका की मूर्ति को लगाया गया, क्योंकि शाल भंजिका शुभता का प्रतीक थी। इसके बाद हमें इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म में जो बाहर के विश्वास, प्रथाएं और धारणाओं को भी शामिल किया गया था, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदूज़ थे उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, तो उन्होंने अपने साथ अपने जो बिलीव्स थे, अपने जो ट्रेडिशंस थी, वो भी ले आए थे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जैसे कि कोई हिंदू है और वो सिख धर्म को अडॉप्ट कर लेता है या वो मुसलमान बन जाता है, तो कहने को तो वो बन जाएगा, लेकिन अपनी हिंदू धर्म की ट्रेडिशंस को वो फॉलो करना नहीं छोड़ेगा। जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है हम उसको नहीं छोड़ते ना, बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं। तो ऐसे ही जो जिन्होंने बौद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था वो अपने साथ अपनी ट्रेडिशंस भी साथ ले आए थे, और उन्होंने इसको, बौद्धिज़्म को अपनी ट्रेडिशन से एनरिच किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सांची स्तूपा में हमें कुछ एनिमल्स की भी स्कल्पचर्स मिलते हैं, जैसे हाथी हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, बैल है, बंदर है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा कि सांची स्तूपा में ये एनिमल्स की इमेजेस क्यों बनाई गई? तो हो सकता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई हो, परंतु साथ ही ये जो जानवरों में कुछ ऐसे गुण हैं जो मनुष्यों के गुणों के सिंबल हैं। जैसे आप देखो, हाथी है, वो शक्ति का सिंबल है, ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि बहुत समझदार होता है। ऐसी एनिमल्स जैसे घोड़ा है, वो भी शक्ति का प्रतीक है ना। तो इन सिंबल्स को जो था इन यहाँ पर इन चित्रों को भी शामिल किया गया, और वैसे भी ये महात्मा बुद्ध की जातक स्टोरी से रिलेटेड था। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक ऐसी महिला की मूर्ति भी मिली है जिस पर हाथी जल छिड़क रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि ये महिला कौन है? कुछ कहते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की मदर माया थी,
और जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, ये गज लक्ष्मी है और इनके ऊपर हाथी जो है वो जो है जल छिड़क रहे हैं, क्योंकि गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी। इसके अलावा कई पिलर्स पर हमें सर्पों की भी, सरपेंट्स की भी, सांपों को भी दिखाया गया है, नागों को दिखाया गया है। अब ये मोटिव क्यों यूज़ किया गया? अब कला के विषय में लिखने वाले एक आधुनिक इतिहासकार थे फर्गुसन, याद रखना फर्गुसन। इनको ये लगा कि सांची का स्तूप जो है वो वृक्षों और सरपेंट्स की पूजा का स्थल है। मतलब तब तक उन्होंने बुद्ध चरित्र नहीं पढ़ा था और बौद्ध ग्रंथों का तब तक कोई ट्रांसलेशन भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको स्टडी किया था। तो उनको लगा कि ये कोई ऐसा टेम्पल है जहाँ पर सांपों और पेड़ों की पूजा होती है। ठीक है, अब हम इसको इमेजेस के थ्रू जो है इसको हम देखते हैं। देखो बेटा, ये जो है शाल भंजिका है, ये देखो हाथी का चित्र बना हुआ है। अब हाथी हमारे ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। ये देखो, ये गजलक्ष्मी है जो कि शुभता की प्रतीक मानी गई थी। एक पेड़ को पकड़कर ये झूला झूल रही है। इसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। पेड़ को पकड़कर ये झूला झूल रही है, तो इसमें क्या माना गया कि जब ये पेड़ को पकड़कर झूला झूलती थी तो पेड़ों पर फूल और फल आ जाते थे। ये देखो, अब यहाँ पर घोड़ों के चित्र बने हुए हैं। ये सांची स्तूपा के अंदर की इमेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हाथी के चित्र बने हुए हैं। तो इनको यही लगा कि ये जो है ये मोटिव्स इसलिए यूज़ किए गए ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, और सेकेंडली इसलिए भी यूज़ किए गए क्योंकि ये मानव के गुणों के प्रतीक हैं। ये देखो, ये शेर के जो हैं वो बने हुए हैं इमेजेस। अब ये सेकंड इमेज है, थर्ड इमेज है सॉरी, जिसमें एक देवी बैठी हुई हैं और हाथी जो है उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं। तो कुछ कहते हैं कि ये बुद्ध की मदर माया है और कुछ कहते हैं ये गज लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी। ठीक है, हमारे जो हिंदूज़ के कैलेंडर हैं उनमें ये इमेज होती भी है ना। तो ये माना गया था। इसके बाद ये देखो, ये सर्प हैं, नाग देवता। ये भी काफ़ी सारे पिलर्स के ऊपर इमेजेस बनी हुई है। ठीक है, ये देखो। तो फर्गुसन को जो कला इतिहासकार थे, आर्ट हिस्टोरियन थे, शुरू में तो उनको यही लगा कि यहाँ पर नागों की पूजा होती है। ऐसा उन्हें इसलिए लगा क्योंकि तब तक महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो थे वो बुक्स का ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब बाद में पता चला तो हर एक इमेज अपने आप में अपनी कहानी सुना रहा था। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया बेटा, वीडियो दोबारा से देखो और उसको समझो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस।